नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में पीएससी का मामला अब इस कदर राजनीतिक तूल पकड़ चुका है कि यह आने वाले विधानसभा चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा होगा। एक और राज्य सरकार जहां बेरोजगारी भत्ते को देकर युवाओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने खासकर 2021-22 की सीजीपीएससी की मेरिट सूची को लेकर जिस तरह का आक्रामक रुख अपनाया है, उससे भाजपा के इरादे साफ लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक परवान चढ़ने वाला है। राजनीतिक लिहाज से इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, बीती 2 सितंबर को जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए गए थे, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद आकर राज्य की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध एक से बढ़कर एक आरोपों की लिस्ट जब जारी कर रहे थे, उसमें सीजीपीएससी की मेरिट सूची में गड़बड़ी का मुद्दा प्रमुखता से शामिल किया गया था। अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनकी लंबी मैराथन बैठक चल रही है। हालांकि यह बैठक आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है, प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर अंतिम मुहर लगाने को है। गृह मंत्री अमित शाह का 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ आना पहले से तय था, लेकिन अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी उनके साथ छत्तीसगढ़ आए हैं। यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भाजपा मुख्यालय में 5 घंटे की बैठक होगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम से किस कदर बदल जाएगी, इस बारे में अंदर खाने की हमारे पास जो जानकारी है, जो इनपुट्स आ रहे हैं, बैठक से पहले जो तैयारियां की गई है, जिस तरह का होमवर्क दिया गया था, उसके अनुसार नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाना है। खासकर अनुसांगिक संगठनों से भी इस बार नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। लोकसभा की तर्ज पर इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ अभिनव और नए प्रयोग करने जा रही है। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भाजपा के ऊपर यह बेहद दबाव होगा, नैतिक रूप से दबाव होगा कि पिछले बार जिस तरह से 2018 में सिर्फ 15% महिलाओं को मैदान में उतारा गया था, तो इस बार 33% यदि महिलाओं को टिकट नहीं भी दी जा रही है तो पहले से कहीं ज्यादा टिकट दी जाए। हमारे पास जो सूत्रों से मिली जानकारी है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस बार 20 से ज्यादा महिलाओं को मैदान में उतार सकती है। ऐसे बदली हुई नई राजनीतिक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी खासकर युवाओं के लिए विशेष पैकेज लाने का मन बना चुकी है। नए घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ढेर सारे रोजगार और दूसरे मुद्दों को शामिल करने जा रही है। अंदर खाने की हमारे पास जो जानकारी है, उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष घोषणा पत्र के अलावा युवा उम्मीदवारों को अधिक से अधिक महत्व देने का मन बना चुके हैं। भाजपा के राजनीति के चाणक्य अमित शाह ये अच्छी तरह से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 29 साल तक के 48 लाख युवाओं को किस तरह से अपने पक्ष में लाना है। दरअसल सत्ता की चाबी इन्हीं युवाओं के हाथ में है। उनके ही मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने युवा चेहरे पूर्व आईएएस और पार्टी के महासचिव ओम प्रकाश चौधरी को जिस तरह से आगे कर रही है, और तथ्यों के साथ एक के बाद एक ओम प्रकाश चौधरी अपनी बातों को रख रहे हैं। सीजीपीएससी की मुद्दे पर पढ़े लिखे युवाओं के सामने जब वो डेटा रखा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का एक आम नागरिक भी समझ जाता है कि इस मामले में हुआ क्या है। जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से इतने आक्रामक अंदाज में तथ्यों के साथ आरोप रखे जाएं, तब कांग्रेस भला कहां चुप रहने वाली है। कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने मीडिया के सामने आकर बताया कि 2003 में जब अजीत जोगी की सरकार थी, तब भी गड़बड़ी हुई थी। उसके बाद 2008 में पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल के एक नहीं 2 भांजों को डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया। ऐसी ही लिस्ट आगे बढ़ाई गई। कुल 48 नाम कांग्रेस की ओर से जारी किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदिवासी नेता और पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर ने सीजीपीएससी के मेरिट सूची के घोटाले के मुद्दे को जिन तथ्यों के साथ रखा है, उस पर हाई कोर्ट ने फिलहाल 13 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर स्थगन देते हुए बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में मेरिट सूची की धांधली का मामला हाई कोर्ट से कहीं आगे अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।
पहले इस मामले में 27 सितंबर को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई थी, जो अब बढ़कर 6 अक्टूबर हो गई है। यानी इस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट बिलासपुर ने इस मामले में कड़े शब्दों में साफ तौर पर कहा था कि आखिर सिलेक्शन में इस तरह की धांधली कैसे हो सकती है। दरअसल भारत भर के युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ नौकरी का मुद्दा इतना ज्यादा संदेहास्पद होगा, जिसके लिए कोई मजबूत प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। जब चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी अपने ही परिवार में पुत्र और बहू के अलावा कुल 5 रिश्तेदारों की नियुक्ति करवा ले, तब छत्तीसगढ़ का युवा प्रश्न पूछता है कि सचिव से लेके परीक्षा नियंत्रक, उप नियंत्रक, सारे ही अधिकारियों के नाते रिश्तेदारों की जब नियुक्ति ही करवानी थी तो परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? परीक्षा में क्या आएगा, पास कैसे होना है, प्री से लेकर मेंस और इंटरव्यू के बाद मेरिट सूची में जब नाम उन्हीं का आना है, पूरा मामला फिक्स है। तो ऐसे में सड़कों में भला आक्रोश क्यों न दिखेगा? बिलासपुर में राहुल गांधी की सभा स्थल के बाहर जिस तरह से युवाओं ने अपना आक्रोश प्रकट किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक और नई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कुछ बड़े खुलासे किए। आज मैं आपको एक बार फिर उन नामों के साथ कुछ नई जानकारियां दूंगा कि आखिर 2003 में जब पहली बार CGPSC का गठन हुआ और उसका एग्जाम हुआ, तब से लेकर 2018 तक जब तक भाजपा की सरकार रही, उसके विरुद्ध कांग्रेस मुखरित है और भारतीय जनता पार्टी ने 2018 से लेके आज की तारीख तक CGPSC के उन सारे घोटालों को सामने रखा है। यहाँ एक सरल सी बात जो छत्तीसगढ़ का आम नागरिक पूछ रहा है कि यदि आज चोरी पकड़ी गई तो पुरानी चोरी का उल्लेख किया जा रहा है 2008 से आज तक 15 साल, क्या कांग्रेस की ओर से उन मुद्दों को नहीं उठाया जाना चाहिए था? जब आज भारतीय जनता पार्टी तथ्यों के साथ कुछ बातों को रख रही है, तब वहां कांग्रेस ने पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े। ऐसे में हमें समझना होगा कि हमारे राजनीतिज्ञ कितने ईमानदार हैं। आज जो CGPSC की मेरिट लिस्ट की भयावह तस्वीर प्रस्तुत हो रही है, उन्हें देखने के बाद यह समझाने की कोशिश पाप तो पहले भी हुए थे, ये कहां तक जायज है? आप एक बार फिर उन नामों पर गौर करें जिन पर आरोप है कि वो भाई भतीजा की सौगात हैं। कांग्रेस की ओर से समझाने की कोशिश की गई। योगी सरकार में 2003 में तत्कालीन प्रभारी अध्यक्ष हेलाराम जांगड़े की बेटी संतन देवी जांगड़े डिप्टी कलेक्टर बनाई गई, जबकि 2008 में पूर्व IAS BL अग्रवाल के भांजे सुमित अग्रवाल और संदीप अग्रवाल की एक साथ नियुक्ति हुई, दोनों डिप्टी कलेक्टर बनाए गए। 2011 का आरोप भी कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। तब पूर्व IAS HL नायक के बेटे पुष्पेंद्र नायक को DSP बनाया गया। 2014 का मामला तो कुछ ज्यादा ही चर्चित था, जहां 45 की उम्र में आबकारी अधिकारी की पत्नी आभा तिवारी पहले ही प्रयास में डिप्टी कलेक्टर बनाई गई और टॉपर भी घोषित की गई। पहला ही प्रयास था, उम्र 45 साल की थी, अंतिम अवस्था थी। 2015 में IPS त्रिलोक बंसल की बहन शीतल बंसल डिप्टी कलेक्टर बनी, हालांकि तब ज्यादा संदेह नहीं प्रकट किया गया। इसी तरह 2017 में PSC के तत्कालीन अध्यक्ष KR पिस्दा के बेटे हितेश पिस्दा को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया और इसी 2017 में 2014 की टॉपर आभा तिवारी के बेटे सिद्धांत तिवारी को 3 साल बाद 2017 में डिप्टी कलेक्टर चयनित हो गए। इस मामले में तब उतना तूल नहीं पकड़ा, क्योंकि तब आज की तरह थोक के भाव में मेरिट लिस्ट में नेता, अधिकारी और कारोबारी के बेटा बेटी, नाते रिश्तेदार, भतीजा भांजा इस तरह से नियुक्त नहीं हुए थे जैसे अभी नियुक्त हुए हैं। दरअसल फर्क यही होता है कि दाल में कुछ काला हो तो चल जाएगा, लेकिन जब पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आए तब भला युवा सड़कों पर क्यों न उतरे। अब मैं आपको एक बार फिर स्क्रीन पर वही काली वाली दाल बिना छिलके की दिखा रहा हूं, जिसके एक एक नामों को आप गौर करें। ये वो सूची है जिसे याचिकाकर्ता ननकीराम कंवर ने हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया है। आप गौर से इन नामों को देखें। सबसे पहले नितेश नाम दिया है, यहाँ सोनवानी सरनेम हटा दिया गया है क्योंकि उनके पिता टामन सिंह सोनवानी CGPSC के अध्यक्ष हैं, डिप्टी कलेक्टर बनाए गए। ये नियम था, या तो एग्जाम नहीं दे सकते थे या तो पिता को चेयरमैन नहीं होना था। इसी तरह
टामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई के बेटे भी डीएसपी बनाए गए हैं। नाम साहिल लिखा हुआ है, सोनवानी सरनेम हटा दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर बहू का नाम निशा कोसले है, जो टामन सिंह सोनवानी की बहू है। इसी तरह टामन सिंह सोनवानी चेयरमैन के भाई की बहू दीपा अजगले जिला आबकारी अधिकारी बनाई गई हैं। टामन सिंह सोनवानी की बहन की बेटी यानी उनकी भांजी सुनीता जोशी लेबर ऑफिसर बनाई गई है। पीएससी सचिव जुगल किशोर ध्रुव के बेटे सुमित ध्रुव भी डिप्टी कलेक्टर बनाए गए हैं। राज्यपाल के सचिव अमृत खलको के बेटा बेटी दोनों एक ही घर से डिप्टी कलेक्टर बना दिए गए हैं। नेहा खलको डिप्टी कलेक्टर, निखिल खलको डिप्टी कलेक्टर, पिता राज्यपाल के सचिव हैं। इसी तरह डीआईजी ध्रुव की बेटी साक्षी ध्रुव भी डिप्टी कलेक्टर बना दी गई। एक कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की बेटी प्रज्ञा नायक डिप्टी कलेक्टर बनाई गई। कांग्रेस नेता के ही ओएसडी के रिश्तेदार के बेटे को भी डिप्टी कलेक्टर बनाया गया, नाम है प्रखर नायक। इसी तरह कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर बनाई गई। कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के दामाद शशांक गोयल को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। उन्हीं कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी भी डिप्टी कलेक्टर उसी मेरी सूची में बना दी गई, यानी दामाद और बेटी दोनों एक ही घर से डिप्टी कलेक्टर बना दिए गए या बन गए, जैसे अमृत खलको के बेटा बेटी डिप्टी कलेक्टर घोषित किए गए हैं। इसी तरह एक मंत्री जी के ओएसडी के साड़ू की बेटी खुशबू बिजौरा ये डिप्टी कलेक्टर बनाई गई है। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम शुक्ला डिप्टी कलेक्टर बनाई गई है। एक अन्य कांग्रेस नेता के बेटे राजेंद्र कुमार कौशिक भी डिप्टी कलेक्टर बनाए गए हैं। टामन सिंह सोनवानी के करीबी की बेटी मीनाक्षी गणवीर ये डिप्टी कलेक्टर बनाई गई हैं। मीनाक्षी गणवीर के बारे में बताया गया कि इनके पिता भी सीजीपीएससी में शामिल हैं। इस सूची को देखने के बाद कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ जाएगा कि आखिर ये मेरिट सूची बनी है या बनाई गई है। ऐसे में आप सोचिए उनका क्या होगा जो सालों तक महीनों तक तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, दिन रात मेहनत करके अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि वो अपना सिलेक्शन पीएससी में करवा सकें। लेकिन जब सूची इस तरह से आएगी, ऐसा गजब संयोग होगा, ऐसी कोई खगोली घटना होगी जो लाखों साल में एक बार होती है। इस तरह से यदि सिस्टम में बैठे हुए लोग सिस्टम का ही मजाक बना दें तो युवा सड़कों पर भला क्यों नहीं उतरेगा। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद 2003 में 147 पदों की नियुक्ति के लिए एग्जाम हुआ था। तब 1.5 लाख परीक्षार्थी बैठे थे। उस वक्त अध्यक्ष बनाए गए थे अशोक दरबारी, पुराने नौकरशाह रहे। उन्होंने ऐसी हरकतें की कि उन्हें बर्खास्त करना पड़ा। तब से उम्मीद थी कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बरसों तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस के नेता भी भाजपा शासनकाल की कुछ पुरानी सूची लेकर आए। ये समझाने की कोशिश की गई कि रमन सिंह कार्यकाल में कुछ गलत हुआ था, इसलिए आज जो आरोप लग रहे हैं उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। अब आप सोचिए ये कहां तक वाजिब है। 2003 में जो मॉडल आंसर जारी किए गए थे उसमें 75 में से 52 उत्तर गलत थे। जी हाँ, आप सही सुने, 75 में से 52 उत्तर गलत थे। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसी परीक्षा का क्या मतलब। अभी सीजीपीएससी के अलावा सब इंस्पेक्टर भर्ती और अन्य कई भर्ती एग्जाम पर भी उंगलियां उठ रही है। बताया गया कि सीएमओ का जो एग्जाम हुआ, एक ही क्लास में एक ही पंक्ति में बैठे हुए सारे के सारे कैसे सेलेक्ट हो गए, एक ही कोचिंग सेंटर से 41 लोग भला कैसे सेलेक्ट हो गए। यह समझने वाली बात है कि यह खगोली घटना जो लाखों साल में एक बार हो सकती है, एक साथ कैसे हो जा रही है। यहाँ यह भी समझना होगा कि क्या लंबे समय तक चोरी रुकी रहे और उसके बाद यदि चोरी की जाए तो पुरानी वाली चोरी को बताकर आज के पाप को क्यों ढका जा रहा है। 2020 की पीएससी परीक्षा का मामला भी हाई कोर्ट गया था। तब भी 4 प्रश्न गलत बताए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ में मानसून की स्थिति, कांगेर घाटी, प्रति व्यक्ति आय और संपत्ति अधिकारी से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर गलत थे। अब आप सोचिए जो एग्जामिनर थे जिन्होंने प्रश्न पत्र सेट किए थे, क्या वो गलत थे या जानबूझ के ऐसा किया गया था ताकि अभ्यर्थियों का सिलेक्शन न हो पाए, सिस्टम में बैठे हुए लोग अपने हिसाब से नियुक्तियां करवा ले। ये वो चोरियां थी जो रंगे हाथ पकड़ी गई। न्यायालय में भी स्वीकार किया गया कि ऐसी गलतियां हुई है। पीएससी की 2022 की परीक्षा के आंसर शीट भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें गलत जवाब लिखने पर भी दिल खोलकर नंबर दिए गए। इस तरह से गलत नंबर पाने वाले हमारे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत अन्य पदों पर चयनित भी हो गए। ये प्रशासन संभालेंगे। मेंस के एग्जाम में 8 नंबर के सवाल में 1857 की क्रांति में वीर हनुमान के योगदान पर वर्णन करना था, लेकिन एक परीक्षार्थी ने उसकी जगह वीर नारायण
महेंद्र सिंह से जुड़ी जानकारी दे दी। उत्तर चेक करने वाले ने 8 में से 5.5 नंबर दे दिए। ऐसे ही ब्लंडर मिस्टेक को भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता पूर्व IAS OP चौधरी पत्रकारों से साझा कर रहे थे, सब कुछ वैसे ही समझाते हुए जैसे वो किसी आम प्रतियोगी को समझा रहे होंगे। हाथ में तथ्यों प्रमाण के साथ सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। ऐसे में आप सोचिए कि उस छत्तीसगढ़ का भविष्य क्या होगा, जहां इस तरह से अधिकारियों का चयन बैकडोर से होगा। वो हमारे नीति निर्धारक होंगे, वो दशा और दिशा तय करेंगे। छत्तीसगढ़ PSC का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस बारे में दिल खोलकर कुछ बातें कही और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि युवाओं को रोजगार देने के लिए किस तरह से महादेव सट्टा ऐप जैसे दूसरे ऑनलाइन सट्टा को बढ़ावा दिया जा रहा है। चेयरमैन टामन सोनवानी जी हैं और टामन सोनवानी जी के बेटे समेत कई कांग्रेस नेता के रिश्तेदार आज चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं सरकारी नौकरी। आप सोच के देखिए, केवल इतना ही नहीं, ऑनलाइन सट्टा इसका संरक्षण करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। राहुल गांधी जी ऑनलाइन सट्टा, ये ऑनलाइन सट्टा को संरक्षण देने के कारण लगभग 50 लाख ऐसे लोग हैं जो इसके चपेटे में आए। छत्तीसगढ़ में उनका पैसा डूबा और कुल मिलाकर के लगभग 5,000 करोड़ रुपए का गबन इस ऑनलाइन सट्टे के माध्यम से हुआ। आप सबके अखबारों ने, आप सबके चैनलों ने इसे दिखाया है। CGPSC के विरुद्ध उंगलियां उठती रही कि इंटरव्यू में सेटिंग का खेल होता है, इसलिए 150 की बजाय 100 नंबर कर दिए गए। लेकिन उससे भी क्या फर्क पड़ता है, जब ऐसे ही नाते रिश्तेदारों को बैकडोर से भर्ती करवानी हो, एयरलिफ्ट करवाना हो, तो इंटरव्यू भले से 10 नंबर का क्यों ना रख लिया जाए। जिनको अपने नाते रिश्तेदारों की नियुक्ति करवानी है वो करवा चुके हैं। आज का ये अंक छत्तीसगढ़ के मेहनतकश बेरोजगार युवाओं के नाम। हमारी कोशिश रहती है सिस्टम में बदलाव हो, ईमानदारी से काम हो, अच्छे लोग सिस्टम में बैठे, चाहे वो प्रशासकीय सेवा हो या राजकीय सेवा। राजनीति में भी अच्छे लोगों को आना चाहिए, वरना हमेशा की तरह बुरे लोगों का कब्जा हो जाएगा। राजनीति वैसे कभी बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के अंक के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से ज्यादा समय तक बना रहे। नमस्कार।